हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ण के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में, याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। लेकिन खंड 2 के अनुसार अगर बात करें तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 29 सब्जेक्टों का उल्लेख है जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। याद रखिएगा, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 243 ग के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल जो है तैयार करता है। कौन? राज्य का विधानमंडल। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन उन्हें समय पूर्व विघटित भी किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 ह के तहत किया गया है। अनुच्छेद 243 म के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन जो है करता है। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 ग्राम, याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 40 है, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है राज्य को। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? तो पंचायती राज से। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय यानी 3 स्टेज पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया। पहला ग्राम स्तर, इसके बाद ब्लॉक स्तर पर और इसके बाद जिला स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। मेहता समिति के बाद के संथानम समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो के संथानम समिति का भी संबंध पंचायती राज से था। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं कौन कौन सी है या कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बलवंत राय मेहता समिति को याद रखिएगा, अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए पुनः के संथानम की अध्यक्षता में समिति 1964 में गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पर्श संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। ठीक है, 1988 में अगर बात करें तो 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी
कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा जो है नहीं माना गया है, इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया है, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी और पीके थुंगन की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संस्तुति जो है माना जाता है। जी.वी. के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। जी.वी. के राव समिति का जो गठन है कब हुआ था? 1985 में, जिसने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार अगर बात करें तो पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तृणमूल लोकतंत्र यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अतः अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अनुच्छेद 243 क के तहत नगर पालिकाओं के निर्वाचनों को भी यह आयोग संचालित करता है। तो नगर पालिकाओं के निर्वाचन की भी कार्यभार कौन संभालता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो याद रखिएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क और 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है किन विषयों से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें तो जो आपका 74वां संविधान संशोधन है कब हुआ था, 73वां कब हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें तो 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें शामिल है। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। नगर पालिका की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में कुल कितने हैं? ध्यान रखिएगा। देखिए, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 विषयों का उल्लेख है, जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 243 घ1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 अंग 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित हुआ था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? सही जवाब है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन ए। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकाफ ने 1830 ईस्वी में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से या विदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं, बाहरी संबंधों से
स्वतंत्र हैं। सेकंड प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा डी ऑप्शन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उसके समय में ही 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन पर जो है प्रस्ताव लाया गया था। थर्ड नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40 यानी 40, अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 4 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों के लिए परामर्श देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों के लिए परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से, डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 40 में राजनीति के निर्देशक तत्वों के तहत राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। 6 नंबर है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? फटाफट कमेंट में बताइए सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा 1993, डी ऑप्शन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। 7 नंबर है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993, याद रखिएगा डी ऑप्शन। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए। ये दोनों अधिनियम वर्ष 1993 में लागू हुए। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से क्या सही है? क्या सही है आप बताइए। इसमें जो सही है 3 स्टेटमेंट है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। इन तीनों में से केवल पहला 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रश्न के हिंदी संस्करण में कथन तीसरा में विधेयक शब्द था, जबकि अंग्रेजी में एक्ट था, जो कि सही है। यह अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप विधेयक के स्थान पर अधिनियम किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है 64वां संविधान संशोधन बिल, 64वां, डी ऑप्शन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुई। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था, ठीक है। और हालांकि यह विधेयक जो है राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया। इसके बाद 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, किस वैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? इसका सही जवाब क्या है बताइए? सही जवाब है 73वां संशोधन, 73वां। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, आप बताइए। सेम प्रश्न सेम जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से है। 13 नंबर है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो 243, बी ऑप्शन। 14 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया। इन दोनों में से जो सही है आपको बताना है, कौन कौन सही हैं। देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9, याद रखिएगा भाग जो 9 है, इसके तहत पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 15 नंबर है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 96 के बीच था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित था। 16 नंबर है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी यानी 243(6) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित हैं, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है।
17 संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है? संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। तो इसमें जो प्रावधान किया गया है 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला है कि पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए बिल्कुल, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को जो है शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, यानी डी ऑप्शन सभी चारों। संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का वर्णन है। 18 नंबर है, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। बताइए किस मतलब कि सूची में वर्णित हैं, तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची यानी ऑप्शन ए। 19 नंबर है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, सही जवाब हो जाएगा 29 विषय, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में जो शामिल नहीं विषय है वो है आपका, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि पंचायती राज से संबंधित इनमें से कौन सा विषय है, कौन नहीं है, नगरपालिका से संबंधित इनमें से कौन सा विषय है, कौन सा विषय नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें ग्रामीण जो खेल है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को मतलब कि जो विषय दिए गए हैं, जिनका 29 विषय उल्लेखित हैं, पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं। पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा है, पेयजल है, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग, बाजार और मेले इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। 21, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? सही जवाब हो जाएगा राज्य का विधानमंडल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 243 ग1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। 22, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, सी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संविधान में 73वें संशोधन 1992 के द्वारा शामिल भाग 9 के उपबंधों के तहत किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा तथा ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि के द्वारा उपबंधित किए जाएं। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ठीक है। लेकिन जहां ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे, अतः वहां विकल्प सी लागू नहीं होगा। 23 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की जो संरचना है वह है आपका ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, सी ऑप्शन।
संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। 24 वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे यानी 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। सही जवाब है 20 लाख। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 25 नंबर है पंचायतों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पंचायतों के संदर्भ में 3 कथन हैं, तीनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तीनों सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है, या 2 सही है, एक गलत है, एक सही है, दूसरा या पहला गलत है, जो भी है आप बताइए। तो पंचायतों के संदर्भ में अगर बात करें जो कथन सही है वह है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, यानी इसमें सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 243 घ के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनमें कम से कम 1/3 स्थान संबंधित जातियों या जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसीलिए पहला सही नहीं है। देखिए अगर संविधान का अनुच्छेद 243 ख के अनुसार अगर बात करें तो ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होंगे, गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं। तो दूसरा कथन भी सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 243 अच्छा यहाँ पे एक मतलब कि गांव के रहने वाले सभी लोग में क्या आ जाएगा, जो बालिग नाबालिग यानी सब आ जाएंगे जो कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। हालांकि खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं हो सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से मतलब कि अधिक नहीं है, 20 लाख से कम है। 26 नंबर है भारत में प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से किस डेट से 5 वर्ष का होता है। तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। विधि के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उसे इसके पहले विघटित किया जा सकेगा। यदि पंचायत पहले विघटित कर दी गई है तो विघटन की तारीख से 6 मास के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। समय पूर्व विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, किंतु यदि बची हुई अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। 27 नंबर है एक ग्राम पंचायत निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल 10 फरवरी 2019 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। समय पूर्व विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह विघटित पंचायत की अवशिष्ट अवधि तक के लिए ही होती है। इस देखिए प्रश्नगत स्थिति में नवगठित पंचायत का कार्यकाल 10 फरवरी 2019 तक यानी विघटित पंचायत के पहले अधिवेशन के तिथि से 5 वर्ष पूरे होने तक ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। 6 माह के अंदर, याद रखिएगा सी ऑप्शन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। इसके द्वारा भाग 9 के तहत 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची
11वीं अनुसूची शामिल की गई है। इस भाग में पंचायतों के गठन, उसके निर्वाचन, शक्तियों इत्यादि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243(e)(3)(b) के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। 29 ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम पंचायत के विषय में अगर बात करें तो क्या इनमें से सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो चीज आपको बताना है। तो अगर बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, ये सही नहीं है। इसके बाद तीसरा है जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ये भी सही नहीं है। और इसके बाद इसमें जो छठा है, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और छठा। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। छत्तीसगढ़ के पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। स्पष्ट है कि कथन दूसरा, तीसरा और जो छठा है वो असत्य है, क्योंकि तीनों कथनों में मनोनीत सदस्यों की बात की गई है जबकि सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें, पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243(6) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से, अनुच्छेद 243(ब) नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सही जवाब क्या होगा बताइए? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, यानी डी ऑप्शन। 32 है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब है न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, बी ऑप्शन। जुडिशियल रिव्यू पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह न्यायपालिका की शक्ति है। 33 पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का जो अधिकार है निम्न में से किस राज्य में है? याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन तो सही नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा 1993 के प्रावधानों के तहत वहां न्याय पंचायतों या ग्राम कचहरी, विलेज कोर्ट को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त था। हालांकि 1996 में कृष्ण कुमार मिश्र और अन्य बनाम बिहार राज्य केस में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 को अवैध करार दिया था। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी की कोई पीठ किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं दे सकती है, चाहे वह मूल दंडादेश के रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने पर हो। साथ ही वर्तमान में जिन अन्य राज्यों में अन्य न्याय पंचायतें हैं वहां कहीं भी इनके द्वारा बंदी बनाए जाने की सजा दिए जा सकने का प्रावधान नहीं है। 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा अंत स्थापित किया गया, बिल्कुल सही।
दूसरा, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है यानी ऑप्शन ए। कथन पहला सत्य है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है, इसीलिए कथन 2 का यह भाग तो सत्य है, परंतु अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार यानी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की जो है मतलब की व्यवस्था है। तो ध्यान में रखिएगा। 35, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो पहला सही है यानी सी ऑप्शन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत, याद रखिएगा, भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, इसीलिए सी सही उत्तर है। 36 है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन को संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगी। साथ ही अनुच्छेद 243 4 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। राज्यों के द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा, बी ऑप्शन। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है बताइए? तो याद रखिएगा, राज्य सूची का ये विषय है यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 39 है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है यानी सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? तो राज्य सूची में यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रियाएं जरूर दें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।